अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने सूबा सिंध के बलूचिस्तान के तमाम आइलैंड्स जो थे वो अपने कब्जे में ले लिए और उसमें ये कह दिया कि जिस वक्त जिस तरह चाहें यहाँ रहने वाले लोगों को उठा के हम फेंक दें और कोई हमसे पूछ नहीं सकता। तो जाहिर है कि सिंध हुकूमत ने आपको डेवलपमेंट की इजाज़त दी थी, आइलैंड्स के ऊपर कब्जे की इजाज़त नहीं दी थी, मिल्कियत आपको नहीं दी थी। जब इन्होंने ये हरकत की तो फिर सिंध कैबिनेट ने अपना वो खत जो है वो विड्रॉ कर लिया और उसके बाद वो सिलसिला ज़ाहिर है कि रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा। इन्होंने KCR की बात की। KCR भी आपके इल्म में है कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह जब पिछले दौर हुकूमत में जब प्राइम मिनिस्टर गालिबन शाहिद खाकान अब्बासी थे, चाइना गया डेलीगेशन, वहाँ पर KCR को जो CPEC के अंदर शामिल करवाया गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया और बहुत ही एडवांस स्टेज पे था। लेकिन हमें फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सॉवरेन गारंटी के खतूत, कुछ और खतूत की ज़रूरत थी जो उन्होंने जारी नहीं किए। PMLN की हुकूमत ने भी जारी नहीं किए और उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई उसने भी जारी नहीं किए। चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में कई दफ़ा कहा है, CCI में उन्होंने बात की है, खतूत उन्होंने लिखे कि जी आप ये काम कीजिए और ये प्रायोरिटी पे रखें, इसको जल्दी करवाइए। लेकिन चूँकि इनको ML1 का प्रोजेक्ट करना था, इन्होंने KCR को पीछे डाला, वो करना नहीं चाहते थे और वो काम रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब ये कराची डेवलपमेंट प्लान बना तो इसी PTI की हुकूमत ने कहा जी KCR हम बनाएंगे। इस पर आपको याद है कि बड़ी इशू बना था। हमने कहा जी हमारा इनिशिएटिव है, हमने इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, हमने CPEC में शामिल करवाया, हम आपसे कह रहे हैं कि जी हमारी मदद कीजिए, आप करने को तैयार नहीं और अब आप ले रहे हैं। उस पर भी हम मान गए कि चलें जी आप करवा लीजिए। मंसूबा हमारा था, इन्होंने इसको किसी तरह से आप समझ लें कि चोरी कर लिया और कहा कि हम बनाना चाहते हैं, हमने उनको दे दिया। K4 की इन्होंने बात की। K4 में आपको याद होगा कि इसकी जो असल PC1 अप्रूव हुई थी वो 25 अरब रुपए की थी। जब इसको मज़ीद आगे देखा गया तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स मिसिंग थे, जिसमें इसका ऑगमेंटेशन का जो हिस्सा था वो नहीं था, इसकी जो पावर स्टेशन लगनी थी वो इसके अंदर नहीं थी, पावर प्लांट जो लगना था वो इसके अंदर नहीं था और फिर इसकी कॉस्ट में इजाफा हुआ। जब कॉस्ट में इजाफा हुआ तो गवर्नर सिंध के बातें भी रिकॉर्ड पर हैं, वज़ीर आज़म की बातें रिकॉर्ड पर हैं, इनके वफाकी वज़रा की बातें रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने इसके अंदर करप्शन की है और 25 अरब के मंसूबे को उन्होंने 100 अरब का मंसूबा बना दिया है और एक्चुअली 50% फेडरल गवर्नमेंट का था, 50% सूबाई हुकूमत का था। हमने कहा कि अगर ये 100 अरब का भी है, 125 अरब का भी है तो 50% जो हमारे हिस्से का है हम देने को तैयार हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 50% दे और तमाम मंसूबे का ऑडिट करवाए, जितने खर्चे हुए उसको चेक करे और FW उस काम को कर रहा था, कोई और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। FW इसको एग्जीक्यूट कर रहा था। आप देख लीजिए, अगर कोई करप्शन है तो ना कीजिए लेकिन इसको कर दे। आज मैं ये सवाल पूछता हूँ, जब इन्होंने वो जो लाइन आ रही है जो कराची तक आनी है, सिर्फ वो काम इनके ज़िम्मे है, बाकी ऑगमेंटेशन हमने करनी है, पावर प्लांट हमने लगाना है, वो सारा काम अभी हम करेंगे। आज मुझे ये बताएं कि क्या वो 25 अरब में कर रहे हैं? ये लागत बताएं ना। अगर ये खुद जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर लागत ज़्यादा है तो सिंध हुकूमत जब ये कह रही थी कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो ये काम वो क्यों नहीं कर रहे थे? जो टेक्निकल इशू है उसकी ताख़ीर हुई तो ये भी गलत बयानी की जा रही है। सवाल सिर्फ एक पैदा होता है, आपने ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू किया, आपने फायर ब्रिगेड जो थे KMC को दिए, आपने मंगोपी रोड पे झंडे लगा के उसका इफ्तिताह करवाया, आपने निश्तर रोड बना के उस पर झंडे लगाए, आपने कहा जी हमने किए हैं। ये तमाम के तमाम मंसूबे जो गुज़िश्ता वफाकी हुकूमत थी, जो PMLN की हुकूमत थी, उनके मंसूबे थे जो उन्होंने शुरू किए थे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने मुकम्मल किए हैं और आपने आकर उस पर अपनी तख्तियाँ लगा दी हैं। मुझे एक मंसूबा बताए PTI की हुकूमत, एक मंसूबा 3.25 साल 3.5 साल हो गए, एक प्रोजेक्ट कराची के लिए जो इन्होंने शुरू किया हो, जिसको उन्होंने मुकम्मल किया हो। एक मंसूबा नहीं है, सिर्फ नारे हैं, दावे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें हैं। एक मरतबा नहीं, 3 मरतबा कराची के लिए मुख्तलिफ ऐलानात हुए। कभी कोई एक कमेटी बना दी गई जिसमें पता नहीं MQM के लोग भी थे, PTI के लोग भी थे, उनको कहा कि आप बताइए, उन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए बताए, कहाँ गए वो, कोई 1 रुपया मुझे बताते उसमें आया हो। 1100 अरब रुपए का इन्होंने कराची डेवलपमेंट प्लान में के अंदर अपना हिस्सा डाला है। मुझे बताएं कि कितना पैसा उसमें से उन्होंने खर्च किया है। ये ठट्टा के लिए ऐलान करके गए, बदीन के लिए ऐलान करके गए, थरपार के लिए ऐलान करके गए, पता नहीं और सूबा सिंध के कितने ज़िलों के लिए ऐलान करके गए। ये बताएं कि एक मनसूबा कराची का हो या सूबा सिंध में कहीं पे भी कोई एक प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया हो और ये कहेंगे जी ये मंसूबा है जो हमने मुकम्मल किया है और इसका क्रेडिट 100% हमें जाता है। ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, गलत बयानी करते हैं। और एक बात उन्होंने कही
बार बार वो कहते हैं कि जी वो राशन का एक मंसूबा था, उसमें सिंध हुकूमत नहीं आती। राशन के मुतल्लिक इनका जो ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने, और बड़ी तकरीर फरमाई और कहा कि बड़ा इनकलाबी काम उन्होंने किया है, फिर आखिर में कह दिया कि पेट्रोल हमें महंगा करना पड़ेगा। बेसिकली वो तकरीर पेट्रोल को महंगा करने के लिए थी। उसमें हमें जो ख़त मौसूल हुआ, जो काबीना के सामने आया, उसमें ये कहते हैं कि जी 1000 रुपये का राशन जो है वो हम ज़रूरतमंद शहरियों को सूबा सिंध के देंगे महीने में। उसमें क्या है कि उस शख्स के पास जो ये राशन लेना चाहता है, एक उसके पास अपना स्मार्टफोन होना चाहिए, अपना ज़ाती, अपने नाम पर जी, और उस नाम से वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा उस फ़ोन के ज़रिए से, और फिर एक किराना की दुकान पर जाएगा और वहाँ से ही लेगा। उसमें ये कहा गया, किसी जगह कहा कि जी ये जो स्कीम है इसमें 80% सूबाई हुकूमत हिस्सा डालेगी और 20% फेडरल गवर्नमेंट डालेगी। तो भाई हमने ही डालना है तो ऐलान तुम क्यों करते हो? फिर दूसरी जगह कहते हैं 65% जो है सूबाई हुकूमत देगी, 35% वफाकी हुकूमत देगी। अगर हमने पैसे देने हैं तो फिर आप क्यों ऐलान करते हैं? हम अपने सूबे के गरीब लोगों की इमदाद करने के लिए, मदद करने के लिए, जालिम हुकूमत की वजह से महंगाई में जो पिस रहे हैं उनकी मदद करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि जो तरीक़ेकार आपने बनाया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके अंदर करप्शन होगी, उसके अंदर जो आपने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दी है कि किराना स्टोर होगा वो तय करेगा कि जनाब 20 रुपये मुझे रियायत देनी है आटे के ऊपर। भाई आटे का 100 रुपये कीमत लगा देगा तो 80 रुपये में दे देगा, 90 रुपये कीमत लगाएगा तो 70 रुपये में देगा। कहीं उसमें कोई वजाहत नहीं थी। हमारा ये ख्याल था कि भाई आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा मौजूद है, आप उस डेटा की बुनियाद पर इस मुल्क के गरीब तरीन लोगों को माहाना कुछ पैसे दे रहे हैं। अगर आपने राशन की मद में उनको सपोर्ट देनी है, उनका 1000 रुपये बढ़ा दो, सीधा डायरेक्टली पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, उसके बाद जाकर वो राशन खरीद लेंगे जितने पैसे में चाहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं था जो उन्होंने किया। हेल्थ के लिए जो बात करते हैं, हमारा इस पर मतलब सूबाई हुकूमत जो है हमारी, उसको ये कहना कि हम हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी से बड़ी बात है। सिंध हुकूमत ने हेल्थ के शोबे में जितना काम किया है पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। सूबा सिंध ये वाहिद सूबा है जहाँ पंजाब से लोग आते हैं, KP से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, कश्मीर से लोग आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं, इवन दुनिया के कई और ममालिक के जहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से मुफ्त अपना इलाज करवाते हैं, इसलिए कि वो इलाज बहुत महंगा है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1-1 करोड़ रुपये इलाज पे खर्च होता है, जो गरीब लोग नहीं कर सकते हैं वो सिंध हुकूमत में आके करते हैं। हम वो पैसा 57 अरब रुपए, अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आपको बताया था कि 57 बिलियन रुपीज़ हम ग्रांट दे रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को, ताकि अपने सरकारी अस्पतालों को हम ऊपर लेकर जाएं। भाई आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस करवाई है और आप उसको कहते हैं कि जहाँ से करा लो। लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं। मुझे बताइए कि कोई बड़ी बीमारी अगर किसी को लग जाए, आप 10 लाख दे रहे हैं पूरे घर के लिए, ख़ानदान के लिए, फैमिली के लिए। जिस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं, उसको आप कह रहे हैं 10 लाख रुपए सालाना है तुम्हारे पास। वो अगर 10 लाख रुपए में एक आदमी भी बीमार हो जाए, उसको गुर्दों की बीमारी लग जाए, उसको दिल का आर्जा लग जाए, उसको लीवर की बीमारी लग जाए, वो बेचारा एक आदमी 10 लाख रुपए में पूरा नहीं पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि ये पूरी फैमिली करवाए। हमने अनलिमिटेड उनके पास इख्तियार है। भाई कोई आदमी बीमार हो जाए, एक घर के अंदर 10 आदमी बीमार हो जाए, आए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लागत आएगी, सिंध हुकूमत वो बेयर करेगी। हम वो पैसा अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अपना निज़ाम ठीक करने के लिए लगा रहे हैं। आपकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन सरकारी इदारे आपके तबाह हो रहे हैं। आप जाइए KPK के अंदर, मुझे बताइए कि वहाँ का जो सरकारी हेल्थ का निज़ाम है उसकी क्या सूरत हाल है। आप जाइए पंजाब के अंदर जाके चेक कीजिए कि वहाँ जो हॉस्पिटल का निज़ाम है वो कहाँ ख़राब हो रहा है। हम अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं और हम अपने शहरियों को, बल्कि पाकिस्तान भर के शहरियों को जो है ये सहूलतें हम फराम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो इशू है, जो मसला है, वो ये है कि जी इनकी नालायक नाअहल वफाकी हुकूमत ने महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। लोग अजाब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। सूबा सिंध में लोगों को गैस नहीं मिल रही, सूबा सिंध के लोगों को महंगी बिजली आप दे रहे हैं। 4.25 रुपये आपने कराची में बिजली महंगी की, और फिर अगले दिन 4.5 रुपये पूरे पाकिस्तान में कराची के अलावा आपने बिजली को महंगा किया है। 68 अरब रुपए दिसंबर के महीने में हमारी और आपकी जेबों से सिर्फ निकाले जाएंगे बिजली की मद में। गैस है नहीं आपके पास, चावल की जो अपना चीनी की जो सूरत हाल आपके सामने है, गंदम की सूरत हाल आपके सामने है, दवाइयों की सूरत हाल आपके सामने है। ये सारी लोगों की जो तवज्जो है उसको उजल करना चाहते हैं। मैं असद उमर साहब से मुतालबा करता हूँ
कि भाई आपने ड्रामे किए थे। मुझे याद है असेंबली में खड़े होकर एक तकरीर की थी आपने ये कहा कि जनाब इतना टैक्स पेट्रोल के ऊपर लगता है, ये टैक्स ये टैक्स ये टैक्स। 46 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल होना चाहिए। आप हमसे ना पूछो कि 50 साल में क्या किया है। हमने अगर कुछ किया है तो लोग हमें वोट दे रहे हैं। हमने कुछ किया है तो इलेक्शन में हरवाने के लिए इन जैसे सिलेक्टेड लोगों को हमारे ऊपर जो मुसलत किया जाता है। हमने कुछ किया है तो लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं और हमें इलेक्शन में हराने के लिए और 6 हथकंडे इख्तियार करने पड़ते हैं, बैकडोर के रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी अपने मुल्क के लोगों को जवाबदेह है, हम जवाब दे रहे हैं, हम हर इलेक्शन में जीत रहे हैं। हशर आपका बुरा हो रहा है, कराची हो या मुल्क के कोई और इलाके हों, आपके जीते हुए कैंडिडेट्स भाग रहे हैं। आपके मजबूत तरीन इलाकों में पीपल्स पार्टी जीत रही है, पीपल्स पार्टी के लोगों के वोट बढ़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं। तो आप जवाब इस बात का दें कि चीनी की जो कमीशन बना, उसकी जो फॉरेंसिक हुई, वो लोग आज तक जेलों में क्यों नहीं गए हैं, जिसमें आपका नाम भी है, जिसमें हफीज़ शेख का नाम भी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम भी है, जिसमें वज़ीर आज़म का नाम भी है। ये अब तक जेलों में क्यों नहीं गए? आप ये बताइए कि एक रात में 25 रुपये पेट्रोल महंगा करने के पीछे कौन से माफियाज थे? आपने उनको क्यों नहीं पकड़ के जेलों में डाला है? लोगों की जेबों से आप अरबों रुपए निकाल देते हैं, लेकिन आप अपने ATM से पूछते नहीं हैं। तो ये बुनियादी इश्यूज़ हैं जिस पर उनको जवाब देना है। मैं ग्रीन लाइन की तरफ नहीं आया, इसलिए अवैसा बात करेंगे। एक मिनट की और बात करता हूँ, उसके बाद अवैसा आ जाएंगे। अभी मुझे कल TV से पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे ऊपर 50,000 रुपये कोई जुर्माना आयद कर दिया है। देखिए, मैंने कल ये नोटिस मुझे मिला है, कल 10 तारीख को, ये मेरे दफ्तर का इसके ऊपर स्टैम्प लगा हुआ है, ये डाक का लिफाफा है, और ये कल ख़त मेरे पास आया है जिसमें मुझे बुलाया गया है 16 तारीख को कि इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हो जाए। इससे पहले मुझे कोई ख़त, कोई नोटिस, कोई फ़ोन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आया कि आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है और आप आ जाएं, पेश हो जाएं, जवाब दे दें। मुझे नहीं दिया गया। कल जब ये TV पे चला तो मैंने कोशिश की आपके मीडिया के कुछ दोस्तों से ये कुछ मंगवाएं, कुछ ऑर्डर पास किए गए जिसमें मेरे ऊपर 50,000 जुर्माना है, और मेरे ऊपर तो है, चलें, मैंने तो बताया। मुझे पूछा नहीं गया, मुझे नोटिस नहीं मिला। वहाँ कहा जा रहा है कि सईद गनी आए नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई वकील साहब थे, शायद किसी की जाने से पेश हुएंगे, उनको कह रहे हैं कि आप उनका जवाब दें। उन्होंने कहा जी टाइम देते हैं, हम उनको बताते हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा, वकालतनामा आएगा तो हम जवाब दे देंगे। कल मैंने वकील का भी नंबर लिया, उनसे भी बात की। ये आपके सामने लेटर है। दूसरी बड़ी दिलचस्प चीज़ है, निसार अहमद खोड़ो साहब, वो ना MP हैं, ना एडवाइज़र हैं, ना वज़ीर हैं, ना और कोई हुकूमती होता उनके पास है। कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऊपर लगता ही नहीं है। 50,000 रुपये जुर्माना हुआ है निसार खोड़ो साहब के ऊपर, और उसमें लिखा हुआ है निसार खोड़ो MPA सिंध असेंबली। ये नहीं देखे ना, जिस इलेक्शन कमीशन का जो आदमी वो बैठा हुआ है, पता नहीं रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कोई साहब हैं, उनकी मालूमात की ये हालत हो, और आपने मुझे नहीं पता बाकियों का, आप मुझे नहीं पता चेयरमैन साहब को मिला कि नहीं मिला, चीफ मिनिस्टर को मिला कि नहीं मिला, खुर्शीद शाह साहब को मिला कि नहीं मिला, कादिर पटेल को मिला कि नहीं मिला। मैं अपने आप को पेश करके जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे कोई ख़त नहीं आया, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया कि जनाब आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। और बग़ैर सुने, बग़ैर मुझे बुलाए मेरे ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए कि ये कौन साहब है जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो इतनी बेवकूफ़ी की चीज़ें कर रहे हैं कि निसार खोड़ो को भी जुर्माना कर दिया है। एक और चीज़ है कि वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना है। वो खैबर पख्तूनख्वा गया, उसने वहाँ पर मंसूबे दिए, लोगों की वोट खरीदने के लिए उसने ऐलानात किए। भाई मैंने तो कोई तकरीर भी नहीं की थी जलसे में, मेरा तो यौम तासीस का जलसा था, मैंने तो कंपेन भी नहीं की थी। उस कंपेन ना करने पर, वजीर आज़म की कंपेन करने पर उनसे क्या जवाब लिया गया है? उनसे कोई एक सेकंड जरा प्लीज़, उनसे कोई जवाब नहीं लिया जा रहा है। KPK की हुकूमत के और वफाकी हुकूमत के तमाम वज़रा KPK के अंदर कंपेन कर रहे हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी तकारीर मौजूद हैं, वो ऐलानात कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं। उनके खिलाफ तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि उनको कोई सस्पेंड किया गया। उनको तो सज़ा देनी चाहिए, उनको तो जेलों में डालना चाहिए। अगर आप मुझे 50,000 रुपये जुर्माना करो तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये ज़्यादती है, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को जाके हाजिर होऊंगा और इलेक्शन कमीशन के सामने तो मुद्दा रखूँगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका नोटिस लेना चाहिए। अवैध साहब उस पर ज़रा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन पर बात करेंगे, फिर आपके जवाब दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात तो मुझे बहुत कुछ करनी थी कि कुछ दिन बाद आपको दावत भी देते कि कराची का एक बहुत बड़ा मंसूबा रेड लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सीएम साहब करेंगे या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। आपको दावत भी देनी थी, लेकिन कल जो इस शहर कराची के साथ एक मजाक किया गया, ये दूसरा मजाक है 3 महीने में, और ऐसा ओछा मजाक जो कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस मुल्क की वफाकी हुकूमत अपने ही लोगों के साथ, अपने ही सूबे के लोगों के साथ कर रही है। सईद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया केसीआर के बारे में, मैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड करूं कि ये जो लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि उन्हें कराची का बहुत दर्द है, कराची खंडर बन गया है, देख रहे हैं हम लोग, ये जो दावे करते हैं ये वही लोग हैं। जिस तरह सईद भाई ने कहा कि केसीआर का प्रोजेक्ट सिर्फ सॉवरेन गारंटी की स्टेज पे रोक दिया गया, और यही वो गवर्नमेंट है, यही वो फेडरल गवर्नमेंट है जिसने केसीआर के प्रोजेक्ट को सीपैक से निकलवा के ML1 को तरजीह दी। केसीआर का प्रोजेक्ट कंप्लीटली निकलवा दिया गया है। उसके बाद ही आ गए ड्रामा करने कि हम केसीआर इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी, बड़ी तेज रफ्तार लोकोमोटिव आएगी, बड़ी कंपनियां आ रही हैं। 2 दिन पहले इस रिबन कटिंग सेरेमनी से जो खान साहब को यहाँ ले आए असद उमर ने, मुझे तो इस बंदे का पता नहीं चल रहा कि इसकी शायद क्वालिफिकेशन यही है कि इसने झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में PhD की हुई है। इसकी शायद PhD है झूठ बोलने में, शायद इसको वजीर तब रखा हुआ है। 2 दिन पहले इसने एक्नेक की मीटिंग करके सिर्फ अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स को अप्रूव किया है। केसीआर का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स। उसका रिबन कटिंग करवाया वजीर आजम से कि हम केसीआर बनाने जा रहे हैं। ये मजाक अब कहाँ गई केसीआर? इसके खुद की मीटिंग चेयर की हुई है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। चलें, वो ड्रामा इसका गुजर गया, वो एपिसोड उसने समझा कामयाब हो गया, खत्म शुरू। अब फिर आ गए ग्रीन लाइन पे।